हम लोग कितनी भी नॉलेज रखें लेकिन किसी ना किसी क्षेत्र में कभी ना कभी हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो ही जाती है। खासकर स्वास्थ्य संबंधी जो क्षेत्र हैं, या जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसी अस्पताल में दिखाते हैं, कोई टेस्ट कराते हैं, कोई इलाज कराते हैं, तो उस समय हमारे साथ क्या होता है हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी हमारे साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि जिससे हम लोग उबर नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। स्वागत है आप सबका। और आज मैं बात करूंगा अपने ही साथ घटी हुई एक घटना की जो मेडिकल संबंधित है, और मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो उसका कुछ निदान नहीं निकाल पाते हैं या उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने आज का ये ब्लॉग तैयार किया है कि हो सकता है कि मेरे ज़रिए आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ आपको हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी एक इसी तरह का एक मेडिकल फ्रॉड हुआ था। मेडिकल फ्रॉड मतलब कहें तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था जब मेरी बीवी प्रेगनेंसी पीरियड में थी, तब की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने ही क्षेत्र में एक अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो उन्होंने 5वें महीने बाद, प्रेगनेंसी के 5वें महीने बाद मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, टाइम भी पूरा था, तो उन्होंने मुझे एक जो अल्ट्रासाउंड सेंटर के जो डॉक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सिंगल बच्चा, स्वस्थ बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी हिसाब से उनका फिर मैंने रख रखाव किया, जो भी मेडिसिन होती हैं वो चलती रहीं। उसी प्रकार से घर में आम तरह से घरों में जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसी प्रकार से ट्रीट किया गया। मतलब किसी तरह की कोई आगे की कोई मतलब इस तरह से कोई संभावना नहीं बनी कि इसमें कोई दूसरी बात भी हो सकती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया कि जब डिलीवरी का टाइम आया। डिलीवरी के टाइम पे हुआ ये कि जब मैं उनको अपने यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जैसे हमारे यहाँ गांव में तो आशा बहुएं होती हैं, उनको पहले सूचना दी जाती है, फिर एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल में ले जाया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और वहाँ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उनको फिर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाता है। तो वही हुआ, क्योंकि मेरी मिसेज की जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बॉडी की जो या शरीर की जो भाव भंगिमा थी या शरीर का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ अजीब ही तरह का था। तो मुझे भी डाउट होता था, हाथ पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा थी और दिक्कत भी इनको ज़्यादा हो रही थी। तो जब मैं इनको लेके वहाँ पहुँचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने देखते ही इनको वहाँ पे डिलीवरी कराने से मना कर दिया और ये कहा कि इनको मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। अब जब मैं मेडिकल कॉलेज लेके पहुँचा तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे लगता है कि बच्चे जुड़वा हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई अल्ट्रासाउंड की, जो कि मैं लेके गया था। तो उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने मुझसे कहा ये रिपोर्ट मैं नहीं, इसकी कोई बात नहीं मान रही हूँ, मुझे जो लग रहा है, अब आप बताइए डिलीवरी नॉर्मल करवाएं या ऑपरेशन करवाएं। लेकिन इसके बाद में होने वाली किसी भी तरह की घटना की जिम्मेदारी आपकी होगी। मतलब डॉक्टर ने ये मुझसे कहा कि आप साइन करके दीजिए, जैसे आप बताएं वैसे हम डिलीवरी करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी नज़र में बच्चा सिंगल है और मेरी नज़र में डबल है, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी से किसी भी तरह के जच्चा बच्चा को परेशानी हुई तो ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मेरा तो दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। जीवन में पहली बार इस तरह की किसी तरह की मतलब जो है घटना मेरे साथ घटित हुई। तो मैंने जो है उनसे ये कहा कि आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। फिर उन्होंने एक ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन हुआ, और उसमें मेरे 2 बच्चियाँ पैदा हुईं, जो आज लगभग 7 साल की हैं। रिद्धि और सिद्धि उनका नाम रखा गया। अब उसमें हुआ क्या कि जब वो पैदा हुई तो एक बच्ची का वजन, थी तो दोनों बराबर की, बस 1 मिनट का फ़र्क था। जिसको पहले निकाला गया वो बड़ी हो गई, जिसको नहीं निकाला गया वो छोटी हो गई। तो थी दोनों बराबर की। तो जो हमारी रिद्धि, जिसको जो बड़ी बेटी है, उसका वजन तो लगभग ठीक था, 2.5 किलो के लगभग था। लेकिन छोटी बेटी जो हुई उसका वजन उस समय जब वो पैदा हुई तो बहुत ही कम था, समथिंग 1 किलो के। और 2 दिन वहाँ रहने के बाद में, मेडिकल कॉलेज रहने के बाद में, उसका वजन और गिरता चला गया और उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। तो फिर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर थे उन्होंने ये सुझाव दिया कि उनको जिला अस्पताल लेके जाइए। तो हम लोग उसको जिला अस्पताल जब लेके पहुँचे हैं तो वहाँ पे 3 दिन भर्ती रही, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी और वो अजीब अजीब तरह से आवाज़ निकालती थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो फिर किसी ने हमको राय दी कि इनको कानपुर ले जाइए। तो हमने कानपुर में एक अच्छे डॉक्टर जो थे उनके यहाँ इसको एडमिट कराया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनका नाम भी बताऊंगा, पता भी बताऊंगा। अगर बच्चों से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो वो मेरी नज़र में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। और उनके यहाँ जब मैं लेके गया तो लगभग 1-1.5 महीने वहाँ रहने के बाद और काफ़ी रुपया खर्चा करने के बाद, जो कि मेरे पास उसमें गुंजाइश नहीं थी, इधर उधर से लेके मैंने अरेंज किया, तब वो मेरी बच्ची जो 1 किलो की जन्म के बाद थी और फिर धीरे धीरे जो 800 ग्राम की रह गई थी, जब मैंने वहाँ से 1-1.5 महीने बाद जब छुट्टी करवाई है तब उसका वजन लगभग 1.25 किलो के हो गया था। मतलब 1 किलो 300, 350 ग्राम ऐसा हो गया था। तो धीरे धीरे आज भी वो बच्ची मेरी उतनी ज़्यादा
नॉर्मल नहीं है जितनी की बड़ी बेटी है। उसको बोल और तो सब कुछ सही है, मुझे तो लगा कि इसको चलने में भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि शुरुआत में उसके हाथ पैर ऐसे थे बहुत ही छोटे, और मतलब नहीं जैसे किसी चूहे का बच्चा होता इस तरह से वो देखने में थी। तो हम लोगों को बहुत डर भी लगता था, मुझे लगा कि ये कहीं शारीरिक विकलांगता का शिकार ना हो जाए, लेकिन ऊपर वाली की मेहरबानी रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि इस समय वो जो है थोड़ा बोलने में उसको तकलीफ है, उसके लिए मैं उसको दिखाऊंगा। तो सब कुछ मिला के बात ये करते हैं कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ जो एक अल्ट्रासाउंड सेंटर ने किया, कि उन्होंने मुझे गलत रिपोर्ट दी, और गलत रिपोर्ट देने की वजह से आज मेरी बच्ची भी नॉर्मल नहीं है। और दूसरी एक चीज़ है कि मेरी बीवी ने भी शारीरिक कष्ट सहा और आर्थिक नुकसान हुआ सो हुआ ही है, केवल एक गलत रिपोर्ट की वजह से। और आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा, तो लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि क्या किया जाए। जब मेरे साथ ये सब घटनाएं हुई तो उसके बाद में जब मैं वहाँ से जब बिल्कुल फुर्सत में हो गया, तो मैंने जो है आके फिर दिमाग लगाया और इधर उधर पता किया, तो मुझे पता चला कि इस तरह के फ्रॉड के लिए हम इन पर केस कर सकते हैं। तो मैंने जब केस करने की बात की, तो मैंने जब वकीलों से बात की, तो मुझे पता लगा कि अगर आप सिविल कोर्ट से मुकदमा दायर करते हैं अपने, उसमें ये होता है कि क्लेम के लिए या कंपनसेशन के लिए या मुआवजे के लिए आप जो भी रकम निश्चित करते हैं, तो उसमें 10% कोर्ट फीस लगती है, और वो कोर्ट फीस जमा हो जाती है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप मुकदमा जीत रहे हैं या हार रहे हैं, वो कोर्ट फीस आपकी चली ही जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने ये सोचा कि अगर मैं 5 लाख का मुकदमा दायर करता हूँ, क्योंकि मेरा उस समय लगभग इतना ही रुपया खर्च हो चुका था, मेरे पास पूरे बिल थे, प्रमाण थे, तो मैंने सोचा अगर मैं इतने का मुकदमा दायर करता हूँ तो 50,000 पहले मुझे कोर्ट में देने पड़ेंगे, और जिसकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मैं मुकदमा जीत जाऊँगा या कुछ भी होगा तो मुझे वापसी होगा या नहीं मिलेगा, मतलब वो जाने ही जाने थे। तो मैं फिर निराश हो गया। लेकिन तभी मुझे पता चला कि क्लेम संबंधित मुकदमे जो हैं वो उपभोक्ता फोरम से भी किए जा सकते हैं, और हर ज़िले में इस तरह की अदालतें होती हैं, और वहाँ पे फीस भी ना के बराबर लगती है। मतलब अगर आप 1 से लेकर 20 लाख तक का क्लेम करते हैं तो आपका मात्र 500 रुपये, मेरा तो उस समय खर्च हुआ था। मतलब 2017 में बच्चियाँ पैदा हुई थी अप्रैल में, और मैंने ये मुकदमा 2019 में किया था। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि घटना होने के बाद 2 साल के अंदर आपको मुकदमा दायर करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो जो है कानूनी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी वो बात। मतलब 2 साल के अंदर आपको मुकदमा दायर करना ही है, ऐसा उस समय नियम था। आजकल हो सकता है चेंज हुआ हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। 2017 में बच्चियाँ पैदा हुई थी अप्रैल में, और मैंने 2 साल के अंदर 2019 में ही मुकदमा दायर कर दिया था, और 500 रुपये से मेरा मुकदमा जो है दायर हो गया था। तो वो मुकदमा अब भी वहाँ चल रहा है और लगभग लास्ट स्टेज पे है। सारे प्रमाण, सारे प्रूफ, सारे बिल्स मैं लगा चुका हूँ, एडमिट कर चुका हूँ। और 2019 में जब मैंने मुकदमा दायर किया था उसके बाद लग गया लॉकडाउन, तो लगभग 2 साल तक तो वहाँ पे कोई बेंच नहीं बैठी, मतलब कोई अधिकारी नहीं आए, तो उसमें पेंडिंग पड़ा रहा। उसके बाद में एक अधिकारी आए, अच्छे अधिकारी थे, तो उन्होंने उसको देखा और लास्ट तक पहुँचा दिया। लेकिन एंड टाइम पे जब फैसला होने वाला था तो उस समय उनका हो गया ट्रांसफ़र। तो वो मेरा आदेश पे अभी मुकदमा लगा हुआ है। आगे जैसा ही कोई आदेश होगा तो उस पर भी मैं एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। तो मेरा आज का ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि इस तरह के किसी भी मेडिकल फ्रॉड के अगर आप शिकार हुए हैं तो आप इधर उधर से जानकारी करके, और अगर आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। जितना भी हो सकेगा, मेरा जितना नॉलेज है, अनुभव है, उस हिसाब से मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपको बताऊँगा कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो जिला उपभोक्ता फोरम से जब आप मुकदमा दायर करेंगे तो आपकी फ़ीस ना के बराबर पड़ेगी, और अन्याय जो है वही होगा जो सिविल में होगा। मतलब अगर आप सही हैं, लीगल हैं, तो आपके साथ पूरा न्याय होगा। और मेरा मुकदमा जो है अभी आदेश पे लगा हुआ है, और कभी भी जब भी कोई नए जज आएंगे तो आदेश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अवश्य अगर आपके मन में कोई बात है तो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जिज्ञासा को शांत करने की। तो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।